इन्होंने वो कैविटी डिस्कवर की थी जहां 4500 सालों से कोई नहीं गया था। क्या खुफू की मम्मी भी इसी के अंदर थी? क्या जादू की वो बुक्स भी यही थी? पिरामिड में ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले इंफ्रारेड थर्मोग्राफी स्पेशलिस्ट ने पिरामिड को स्कैन किया। इस स्कैनिंग के दौरान पिरामिड के अंदर अगर टेम्परेचर का फर्क आता है तो पता चल सकेगा कि पिरामिड में कहाँ कहाँ खाली जगह या बड़े बड़े रूम्स होने की पॉसिबिलिटीज हैं, ताकि मुओस डिटेक्टर्स को उन्हीं जगहों पर रखा जाए। इंफ्रारेड थर्मो डिटेक्टर्स हर 1 मिनट में एक इमेज लेते हैं। ग्रीन और ब्लू कलर कम टेम्परेचर को जाहिर करते हैं, जबकि येलो और रेड ज्यादा टेम्परेचर वाले एरियाज को जाहिर करते हैं। वीडियो को लाइक करने का शुक्रिया। साइंटिस्ट को पिरामिड में बहुत सारे टेम्परेचर डिफरेंस मिले, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस पिरामिड के नॉर्थ फेस की तरफ था। क्या ये टेम्परेचर डिफरेंस साइंटिस्ट को उस खाली जगह तक ले जाएगा जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ सका? इजिप्ट के आर्किटेक्ट शेवरोन्स यानी वी शेप के ब्लॉक्स यूज करते थे ताकि रूम्स बड़े बड़े ब्लॉक्स का वजन पड़ने से जमीन बोस ना हो जाए। लेकिन आखिर इन कमरों की हिफाजत के लिए इतने सारे शेवरोन्स क्यों बनाए गए? इस बात ने साइंटिस्ट को ये सोचने पर मजबूर किया कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो खुफू के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस इन्हीं शेवरोन्स के पीछे था। जापान के साइंटिस्ट की टीम ने डिसाइड किया कि इसी जगह मुओन्स डिटेक्टर्स रखे जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ कोई खाली जगह या रूम्स हुए तो मुओन्स डिटेक्टर्स की मदद से इनका पता चलाया जा सकेगा। मुओन्स की स्टडी के लिए जापान की 2 टीम्स ने सेम जगह पर अपने अपने मुओन्स डिटेक्टर्स लगाए। एक सेटअप नीचे जाते कॉरिडोर में लगाया गया और दूसरा सेटअप क्वींस चेम्बर में, ताकि ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट किया जा सके। और इसी दौरान फ्रांस में दूसरी टीम अपने टेलीस्कोप तैयार कर रही थी, ताकि टेलीस्कोप्स की मदद से पिरामिड को बाहर से भी स्कैन किया जा सके और तीनों टीम्स के रिजल्ट को कंपेयर करके ये बात कंफर्म की जा सके कि यहाँ कोई बड़ा रूम या बहुत बड़ी खाली जगह मौजूद है। पहली टीम के मुओन डिटेक्टर को 70 दिनों के बाद अपनी जगह से हटाकर दूसरी टीम के मुओन डिटेक्टर को सेम जगह पर अरेंज किया गया। दोस्तों, जब हम कोई फोटोग्राफ लेते हैं तो एक तस्वीर बनाने में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं, लेकिन मुओग्राफी में एक तस्वीर बनाने में कई मंथ्स लग जाते हैं, खास तौर पर तब जब बात इतने बड़े पिरामिड की हो। अब साइंटिस्ट को इंतजार करना था कि मुओन्स डिटेक्टर्स पर गिरें और पिरामिड के वो राज खुल सकें जिन्हें आज तक कोई भी एक्सप्लोर नहीं कर सका था। जापान की नगोया यूनिवर्सिटी की टीम ने 3 मंथ्स के बाद जब मुओन डिटेक्टर फिल्म्स के डाटा को स्टडी किया तो पता चला कि थर्मल डिटेक्टर्स के टेम्परेचर डिफरेंस का डाटा सही था। शेवरोन्स के पीछे वाकई में कोई खाली जगह मौजूद थी, लेकिन डॉक्टर मोरिशिमा ये बात कंफर्म करना चाहते थे, इसलिए वो दूसरी टीम को अपनी डिस्कवरी के बारे में बताने के लिए फ्रांस पहुंचे। 3 दिनों और 3 रातों तक जापान और फ्रांस की टीम ने एक दूसरे के डाटा को कंपेयर किया और फाइनली तीनों टीम्स के रिजल्ट सेम थे। पिरामिड के शेवरोन्स के पीछे वाकई में बहुत बड़ी कैविटी थी जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका था। लेकिन इस न्यू डिस्कवरी ने नए सवालों को जन्म दिया, जैसा कि इस कैविटी की शेप कैसी थी? क्या ये एक बड़ा कमरा था या ये एक पतला लंबा रास्ता था? और ये पिरामिड में कितनी गहराई तक जाता था? इस न्यू मेथड ने इजिप्टोलॉजिस्ट की दुनिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि पिरामिड का एक भी पत्थर अपनी जगह से हिलाए बगैर इतनी बड़ी डिस्कवरी की गई थी। लेकिन अब नए सवालों का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को पिरामिड को मजीद एक्सप्लोर करना था, लेकिन उससे पहले उन्हें गवर्नमेंट की इजाजत चाहिए थी। इसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई और साइंटिस्ट अपने रिजल्ट से गवर्नमेंट को कन्विंस करने में कामयाब हो गए और मिशन कंटिन्यू करने की इजाजत मिल गई। पिरामिड के दरमियान और ऊपर वाले हिस्से में 2 कैविटीज मिली थी। रिसर्चर्स ने अल-मामून के बनाए गए रास्ते और ग्रेनाइट ब्लॉक्स के पास न्यू मुओन्स फिल्म्स लगाई, ताकि ये पता किया जा सके कि ये कैविटी कहाँ से स्टार्ट होती है। पिरामिड के ऊपर वाले हिस्से में इसी कैविटी को एक्सप्लोर करने के लिए रिसर्चर्स ने बादशाह के चेंबर के पास एक टनल में मुओन्स फिल्म्स लगाई, जिसे खजाने की तलाश में आने वाले लोगों ने बनाया था। टेलीस्कोप भी फिर से अरेंज कर दिए गए। तीनों टीम्स अब डिफरेंट एंगल से डाटा कलेक्ट कर रही थीं, ताकि कैविटी की पोजीशन और शेप को कंफर्म किया जा सके। कई मंथ्स तक बहुत सा डाटा कलेक्ट करके काम किया गया और तीनों टीम्स फिर से पेरिस में इकट्ठी हुई ताकि रिजल्ट्स को कंपेयर किया जा सके। और अब ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि यहाँ एक बहुत बड़ी कैविटी थी। इस कैविटी का वॉल्यूम 520 क्यूबिक यार्ड था और ये तकरीबन 170 से 230 फुट तक ऊंची थी।
ये कैविटी 100 फीट लंबी थी और ये इतनी जगह थी जितनी एक 200 सीट वाला एयरप्लेन लेता है। तीनों टीम्स के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। इन्होंने वो कैविटी डिस्कवर की थी जहां 4500 सालों से कोई नहीं गया था। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी कि क्या ये एक रूम था या बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स या फिर एक लंबा सा रास्ता जो ऊपर की तरफ उठा हुआ था, और ये किस लिए बनाया गया था और इसके अंदर क्या था। क्या खुफू की मम्मी भी इसी के अंदर थी? क्या जादू की वो बुक्स भी यही थी? इन सारी बातों के जवाब के लिए स्मॉल रोबोटिक कैमरास को यूज किया जाएगा और वर्चुअल रियलिटी की मदद से रिसर्चर्स अंदर जाए बगैर ही बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों नाइट टीवी की इस वीडियो को भी आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।